ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। आज हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर। ठीक है, हमने साउंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। साउंड चैप्टर का हमने प्रोपोगेशन देखा कि साउंड जो वेव्स होती है वो कैसे प्रोपोगेट करती है। साउंड क्या होता है, हमने देखा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, साउंड होता है वेव एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या होती है, एनर्जी होती है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो अब हम आगे इसी के आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ रहे थे क्रिस्टफ के बारे में, स्टडी हो गई थी। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस, कुछ टर्मोलॉजी पढ़ते हैं उसी को लेके। ओके, फिर से हम कुछ वेवलेंथ्स पे आते हैं। हमने देखा था साउंड का प्रोपोगेशन कैसा था। हम ट्रांसवर्स वेव की स्टडी करेंगे। ठीक है, हम ट्रांसवर्स वेव की स्टडी करते हैं। ओके, कंसीडर ये हमारे ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ओके, ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा था ये यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब साथ साउंड जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं एट द मीन पोजीशन। पार्टिकल्स आर गेटिंग वाइब्रेट एट द मीन पोजीशन। ये चीजें क्लियर है? क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रही है मीन पोजीशन पे। और साथ ही में हमने एक देखा, एक वन ऑफ द पार्टिकल होता है जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर जाता है, जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है। वन ऑफ द पार्टिकल होता है जो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है ना। ओके, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय ए। चीजें क्लियर है? ये हो गया डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय ए। चीजें क्लियर है? अब कुछ टर्मोलॉजीज पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये सारी होगी क्रिस्ट। इसमें हमने एक चीज देखा था, इसे हम क्रिस्ट कहते हैं सर। ये ट्रफ होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, चीजें क्लियर है? ओके, अब सबसे पहले टर्मोलॉजी हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। सबसे पहले टर्मोलॉजी हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होता है। सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ही इजी है, कोई भी डिस्क्राइब कर सकता है। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। और वन वेव क्या होता है? वन वेव मतलब सर आपने बताया था कल, वन वेव मतलब होता है सर जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जहां पे कंप्लीट होता है, इसे हम वन वेव कहते हैं। इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं हम आगे देखेंगे। इसे क्लियर है? तो ये बन गया आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, इसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड। बहुत इजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड, फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। हमने टाइम पीरियड, हमने मेजरमेंट चैप्टर में पेंडुलम में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। पर इस केस में ऑसिलेशन के बारे में तो बात नहीं हो रही है सर, इस केस में हम वेव के बारे में बात करें। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज हमारी जो वेव है वो किसके वजह से हो रही है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने बार वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। चीजें क्लियर है? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में तो हमें पता चल गया। ओके, एक चीज हमें देखनी है, टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करेंगे? टी से, दैट इज कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे एफ से, दैट इज स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। चीजें क्लियर है? टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सर सेकंड्स, ये हमें पता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? दैट इज 1 अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सो 1 अपॉन सेकंड। अगर मैं सेकंड के ऊपर लिखता हूं तो बन जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बन गया सेकंड इनवर्स। हाँ है ना, समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या बन गया? सेकंड इनवर्स बन गया। पर एक चीज और ध्यान देनी है हमें, फ्रीक्वेंसी को हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है हर्ट्ज। डिनोट करते हैं कैपिटल एच स्मॉल जेड। ये होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, दैट इज ऐसा यूनिट। ओके, चीजें क्लियर है? ये समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा टीडियस पार्ट नहीं है। हाँ है ना? ठीक है,
अब आते हैं वेवलेंथ पे। सर वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही बड़ी दुविधा होगी। सर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें टर्मिनोलॉजी, क्या बनेगा? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड वन वेव। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एनर्जी का सोर्स आ गया, ठीक है, अब ये एक टाइम पीरियड क्या होता है सर? वन वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। सो वन वेव क्या हो गई? फ्रॉम दिस क्रिस्ट टू ट्रफ, ये पॉइंट, ये हो गई वन वेव, ठीक है, ये वन वेव हो गया। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। ये चीज़ें क्लियर है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वेव इज नोन एज टाइम पीरियड, ओके। अब हम बात करें वेवलेंथ की, ठीक है, वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। तो वेवलेंथ क्या होगा? पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है जो इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, जब इनिशियल पोजीशन में पार्टिकल कवर करेगा पूरा डिस्टेंस, जितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, ये डिस्टेंस जब कवर करेगा तो इसे हम कहेंगे वन वेवलेंथ। आप देख रहे हो वन वेवलेंथ, हाँ है ना, ठीक है। वेवलेंथ को हम सिंबल यूज करते हैं लैम्बडा। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, इसे कहते हैं लैम्बडा, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। सो वन वेवलेंथ का अगर मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ूँ तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड इज नोन एज वेवलेंथ। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होगा? वेव वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव इन टाइम सेकंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन सेकंड इज नोन एज वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो वेव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? वेव वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव इन पर्टिकुलर टाइम। सिंपल सी बात है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बस वेव वेलोसिटी जब हम लिखेंगे तो वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव अपॉन टाइम, इसी को हम वेव वेलोसिटी कहेंगे। ये चीज़ें क्लियर है ना? चीज़ें समझ में आ गई? ओके। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, स्टडी करेंगे। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई जो आपको एक चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। अब हम टाइम ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, ये चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टाइम फॉर अ वेव पार्टिकल मीडियम एट अ गिवन पोजिशन व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ, ये बन गई हमारी एक वेव, ये बन गई हमारी वेव, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट कह देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। इस केस में हमें पता है कि टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा? वन बाय वन वेव, ये होगी वन वेव आपकी। सो दिस इज टाइम पीरियड टी, ठीक है। ये बन गया इसका एम्पलीट्यूड, दैट इज ए। चीज़ें ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? टाइम पीरियड पता चल गया, ओके। ये भी एक टाइम पीरियड, ओके। वन वेव जो पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड टाइम वेव रहेगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ ये टाइम रिक्वायर्ड है और मैं कह रहा हूँ कि इसको वन वेव है, तो वन वेव को हम कैसे डिनोट करते हैं? वेव लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय सर लैम्बडा। इसको हम क्या कहेंगे? लैम्बडा, ठीक है। ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे एक वेव बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। क्या होगा कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, हाँ है ना। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। लैम्बडा क्या रहेगा? वन वेवलेंथ। और टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? हाँ है ना, ओके। अब हम कुछ रिलेशन डिराइव करते हैं वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। वेव वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे वी से। वेव वेलोसिटी रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड।
ये बनेगा आपका कुछ रिलेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्या होता है, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी विल बी वेव वेलोसिटी। चलो वेव वेलोसिटी को हमने v से डिनोट कर दिया। अब हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, अगर हम वेव के बारे में बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इज टर्म्ड एज लैम्बडा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्बडा। और टाइम हम डिनोट करेंगे t से। इजीली बन गया कुछ नया फॉर्मूला। क्या होता है, सिंपल वही बेसिक फॉर्मूला है जो हम हमेशा मोशन में यूज करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिस्टेंस क्या रहेगा वन वेव का लैम्बडा एंड टाइम विल बी t। ये चीजें क्लियर है, हाँ है ना, ओके। अब इसको हम मॉडिफाई करना है, अब हम इसे मॉडिफाई करना है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ उसको मॉडिफाई करना सीखना है, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें पता है सर फ्रीक्वेंसी, अगर हमें इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सर 1 अपॉन टाइम होता है, दैट इज f इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होता है सर। ये चीज़ हमें पता है, ओके सर। अगर मैं इस फॉर्मूले में देखता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले में देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सर जो 1 अपॉन टी है इसको मैं f लिख सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू f 1 अपॉन टी को रिप्लेस कर दिया हमने f से, f इंटू लैम्बडा, दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या हमें लर्न करने की जरूरत पड़ी, नहीं, हम लर्न नहीं करेंगे सारे फॉर्मूले, हम क्या करेंगे बेसिक फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन सीखेंगे कि सर 1 अपॉन टी, इससे क्या होता है आप डिफरेंट फॉर्मूलेस भी आप लर्न कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा और साथ ही आप वेलोसिटी भी सीख जाओगे। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आया। तो वेलोसिटी का क्या, लैम्बडा अपॉन टी, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टू लैम्बडा। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। तो क्या बन गया, वेव वेलोसिटी, अब रिलेशन क्या बन गया, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इनटू वेवलेंथ। तो मतलब यहां पे और एक टर्मोलॉजी ऐड होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये बन गया रिलेशन, वेव वेलोसिटी का रिलेशन बन गया है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के साथ। ये चीजें क्लियर है, हाँ है ना, चीज़ें बहुत ही बेसिक क्लियर थी, बहुत ही बेसिक चीज़ें। ये फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं या फिर यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। ये फॉर्मूलेज हम कहाँ यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज़ करेंगे। ये चीज़ें क्लियर है, ओके चलो अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, मीडियम या फिर मीडिया कह सकते हैं, मीडियम व्हाटएवर, ठीक है, मीडिया कहते हैं, ओके। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, सुनना है बस, यहाँ पे चीज़ें क्लियर है, ओके। सबसे पहला क्या कहता है, जैसे कि हमने देखा था स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी डिफर करती है इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस पे डिफर करती है, ओके। तो अब द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर, दो फैक्टर पे चीज़ें डिपेंड करती है। फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और सेकेंड है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है सर, इलास्टिसिटी क्या होती है और डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज गिवन बाय, ओके, ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा एक्सटेंसिबल है, मतलब कितना ज़्यादा वो एक्सपांड हो सकता है, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कितनी है। जैसे हम रबर बैंड बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, हाँ है ना, वो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी जो रबर बैंड की है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, टू, एक्सक्यूज, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ते थे where E is the modulus of elasticity and P is the density of medium. So velocity of a sound, that is speed of a sound, is directly proportional to the square root of the elasticity and inversely proportional to the density. मतलब क्या हुआ, जितनी कम डेंसिटी उतना ज़्यादा स्पीड, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको सिर्फ फैक्टर्स आपको लर्न करके रखना है। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। अब ये तो हो गई हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात होगी कि इलास्टिसिटी और साथ ही साथ प्रेशर, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो फर्स्ट क्या आता है, फिर से इसमें आता है डेंसिटी,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन। ठीक है, बहुत बार हमने सुना होगा डेंसिटी। डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब उल्टा। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम स्पीड। इन गैस, गैस के बारे में बात हो रही है, स्पेशल केस है गैस, सॉलिड लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं गैसेस के बारे में। हम गैसेस की अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। चीज़ें क्लियर है, वेलोसिटी कम हो जाएगी। उसमें अगर डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का, उतना ज़्यादा स्पीड उस गैस में पर्टिकुलर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ समर और विंटर कंडीशन में, अब मैं कह रहा हूँ एक साउंड हमने जनरेट किया तो फास्ट कब ट्रैवल करेगा, सिंपल सी बात है, फास्ट ट्रैवल करेगा समर में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मोर एज कंपेयर टू विंटर। सो टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना? ओके, चलो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे डेंसिटी का रोल नहीं आएगा। यहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में बात करें, मॉइस्चर कंटेंट। ह्यूमिडिटी मतलब आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिड मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, ये तो सभी को पता है। इफ विंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और मेरा जो साउंड सोर्स है वो भी राइट में रखा है, जो लेफ्ट के तरफ फेस है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एक एनर्जी ट्रैवल करिए, साउंड कैसे एक एनर्जी ट्रैवल करिए, पीछे से एयर आ रही है जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब इफेक्ट ऑफ विंड इन द सेम डायरेक्शन, तो इसको पुश करेगा और इस पर्टिकुलर एनर्जी पार्टिकल को और दूर तक ले जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, चीज़ें क्लियर है, इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। ये चीज़ें क्लियर है, बहुत ही बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब नॉट अफेक्टिंग, ये तो सर इफेक्टिंग के बारे में बात होगी। सर इफेक्टिंग, हाँ एक चीज़ है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाता है। आप देखोगे कि आप जब टू व्हीलर्स व्हीकल पे ट्रैवल करते हैं और अगर आपके ड्राइवर को आप कुछ को बात कहती है तो वो जो एयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो साउंड सोर्स अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे कंडीशन में जो साउंड की स्पीड है वो कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाती। चीज़ें क्लियर है सर, तो अफेक्टिंग पार्ट हो गए। अब नॉन अफेक्टिंग पार्ट बता दीजिए, प्रेशर, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द साउंड, ये इफेक्ट नहीं करता है स्पीड ऑफ साउंड को। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर कम है या ज़्यादा है, डज नॉट मैटर। वेवलेंथ इसकी कम, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी ना वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, इससे स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं होता। मतलब क्या होगा, अगर मैं दूसरी वेव ले लूँ जिसके वेवलेंथ कम हो और एम्पलीट्यूड कम हो, या फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो वेवलेंथ ज़्यादा, ऐसे दोनों वेव को कंपेयर करूँ तो उनकी स्पीड ऑफ साउंड में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होता है। विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ स्पीड ऑफ साउंड कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। चीज़ें क्लियर है? ओके, हाँ है ना? अब हम कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विथ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ, हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड एंड कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड ये तो हमने स्टार्टिंग क्लास में ही, कल की क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम बट साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। ओके, सेकंड क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर विच इज अबाउट 1,000,000 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज 1,000,000 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज 330 ओनली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 टाइम्स 0 3 के आगे लगा दीजिए, उतना ज़्यादा, तो 1,000,000 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट कितना तेजी से ट्रैवल करते हैं ये आप जान सकते हो। चीज़ें क्लियर है? ओके, तीसरा कहता है स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिक्रीजेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, मतलब जैसे ही डेंसर मीडियम में लाइट वेव ट्रैवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगा। पर वही अगर हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा है
कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज होता है, सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, गैसेस की डेंसिटी और भी कम होती है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है डेंसिटी पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करते हैं ये भी, पर जैसे ही डेंसर मीडियम में लाइट और साउंड एंटर करेगा तो साउंड और तेज़ी से ट्रैवल करेगा। और लाइट, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे लाइट को, लाइट बहुत धीमे ट्रैवल करेगा क्योंकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था लाइट क्या होता है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो डायरेक्ट ट्रैवल होती है, ठीक है। और साउंड कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रैवल होते हैं। तो साउंड के लिए जितना कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स आप प्रोवाइड करोगे, जितना कॉम्पैक्ट पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स आप पास रख के प्रोवाइड करोगे, उतना तेजी से वो मूव करेगा। वही अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट में जितने आप पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट पार्टिकल लगे तो पार्टिकल जो लाइट का पैकेट आ रहा था, एनर्जी आ रहा था, वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। और ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके। इसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ लार्ज डिफरेंस। ओके, अब इसी का कॉन्सिक्वेंस आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो। अब रेनी सीजन चल रहा है, आप देख रहे हो सभी की रेनी सीजन चल रहा है, तो लाइटनिंग, थंडरिंग एंड रेनी स्टॉर्म ये सब आप देख रहे हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब थंडर स्टॉर्म आता है, जब लाइटनिंग होती है, तो आपको लाइट पहले दिखती है और उसके बाद आपको साउंड सुनाई आता है। इसका मतलब क्या, लाइट जो जहाँ से जनरेट हुई है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट से लाइट जनरेट हुई है ड्यूरिंग थंडरिंग, वो लाइट आप तक आ चुकी है, लाइट आप तक पहुँच गई, पर क्या साउंड पहुंच पाया? नहीं, साउंड आपको कुछ इंटरवल के बाद मिलता है। वैसे ही जब आप जेट प्लेन्स, जो जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं, वो लाइटनिंग स्पीड के साथ मूव करते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। प्लेन पहले क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद आपको साउंड होता है। मतलब साउंड क्या है, बिकॉज वो कैसा होता है, गैसेस स्टेट में होता है। और हमने अभी पढ़ा था जितना ज़्यादा गैसेस में पढ़ोगे, साउंड पार्टिकल जितना ज़्यादा स्प्रेड होगी, साउंड उतना धीमे ट्रैवल करेगा। तो जो प्लेन्स होती है वो हायर एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेयर थिन होता है। थिन मतलब पार्टिकल्स रैंडमली प्लेस होते हैं, बहुत दूर सेपरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर साउंड है वो और भी ज़्यादा धीमे ट्रैवल करता है, और भी ज़्यादा धीमे ट्रैवल करता है। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गई बातें? चलो।